सो मेरे प्यारे बच्चों, दिस व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक, ये जो है पेपर में क्वेश्चन 102% आस्केबल क्वेश्चंस है बेटा, जो अभी तुम्हें बता रहा हूं मैं, और इस पे क्वेश्चन आना ही है, एनी हाउ इस पे क्वेश्चन आना ही है। ठीक है, हालांकि ये सारा कुछ हम रिपीट करेंगे इन ईएसआर रिएक्शंस में, हम इसको दोबारा रिपीट करेंगे, पर वहां मैं चाहूंगा कि आपको थोड़ी इसकी नॉलेज हो पहले से, क्योंकि क्वेश्चन तो हम यहीं से डालने शुरू कर देते हैं। ठीक, देखो बेटा, हमारे पास आज हम पढ़ेंगे डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ अ ग्रुप, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रुप इन ESR। ESR क्या होता है? ESR क्या होता है? ESR होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अगर ऑलरेडी एक ग्रुप लगा, मेरे पास ये एक कंपाउंड है से, क्लोरोबेंजीन। ठीक है जी, अब ये जो क्लोरोबेंजीन है इसकी मैं फर्दर करना चाहता हूं क्लोरीनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड AlCl3। माइंड इट, लुईस एसिड की बहुत ज्यादा जरूरत होती है बेटा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। ठीक, तो वो तो खैर चलो वहां बता देंगे, लेकिन अब ये जो क्लोरीन अगला है ये कहां लगेगा बेंजीन पे? देखो ऑलरेडी हमारे पास क्लोरीन लगा हुआ है, तो अगला क्लोरीन कहां जाएगा, ये चीज हमने पढ़नी है, दैट एक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ अ ग्रुप। ठीक, हम ये समझ लें कि जिन भी ग्रुप्स का प्लस आर इफेक्ट होता है, प्लस आर इफेक्ट, ठीक, जिन भी ग्रुप्स का प्लस आर इफेक्ट होता है, ठीक, प्लस आर गिविंग ग्रुप्स आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। तो जो भी प्लस आर गिविंग ग्रुप होते हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, यानी नेक्स्ट ग्रुप को ऑर्थो या पैरा पर लेकर के जाएंगे। जैसे ये हमें अच्छे से मालूम है कि क्लोरीन का प्लस आर इफेक्ट होता है, हम ये अच्छे से जानते हैं क्लोरीन का प्लस आर होता है, इसलिए ऑब्वियसली ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा कि अगला क्लोरीन जो है वो या तो ऑर्थो पे चला जाएगा और या अगला क्लोरीन जो है बेटे जी वो पैरा पे चला जाएगा। ठीक है जी, वो पैरा पे चला जाएगा। तो जो प्लस आर गिविंग ग्रुप होते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, और वहीं पे जो माइनस आर गिविंग ग्रुप्स होते हैं दे आर मेटा डायरेक्टिंग, दे आर मेटा डायरेक्टिंग। वो अगले ग्रुप को बेटा मेटा पे लेके चले जाते हैं। जैसे मेरे बच्चों, अगर मान लो मैंने यहां पर NO2 लगा दिया, तो हम ये अच्छे से जानते हैं NO2 का माइनस आर है। एक बात जो हमने पिछली बार पढ़ी थी, यानी पिछले से पिछली बार, कि जब भी माइनस आर होता है तो रिंग इज डीएक्टिवेटेड, यानी रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच जाएंगे। इलेक्ट्रोफाइल विच इज इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज वो उस पर अटैक नहीं कर पाएगा। तो पहली बात तो हमें यह समझनी है कि दिस रिंग इज डीएक्टिवेटेड, रिंग इज डीएक्टिवेटेड, डीएक्टिवेटेड टुवर्ड्स ESR, टुवर्ड्स ESR। देखो बेटा, बेंजीन ऐसे इसके रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक भी हो सकते थे ना, उसके लिए एक्टिवेटिंग है, लेकिन अभी हम बात किसकी कर रहे हैं, ESR की। तो ESR में रिंग डीएक्टिवेट हो गया, यानी एक तो ये रिएक्शन मुश्किल हो गया, एक तो ये रिएक्शन मुश्किल हो गया, यानी कि अगर मैं इसकी क्लोरीनेशन करूंगा इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड, ठीक है, तो बेटा माइनस आर वाला मेटा डायरेक्टिंग है, तो क्लोरीन आगे जो होगी बेटे वो मेटा पे लगेगी। ठीक, अगला क्लोरीन जो होगा बेटे जी वो मेटा पे लग जाएगा,
क्योंकि NO2 जो है वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हो गया। अगर बेटे इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट के, मान लो मैं K1 ले लेता हूं, रेट कांस्टेंट यानी स्पीड ऑफ रिएक्शन बताने वाला, और इसका K2 ले लेता हूं, तो एक बात तो क्लियर है कि हमारे पास K1 will be greater than K2, where K1 is rate constant for the reaction, rate constant जो हमें स्पीड बताएगा, ठीक है जी, और K2 is another rate constant, ठीक है जी। तो K यहां रेट कांस्टेंट है, तो हमने ये पढ़ लिया कि भाई पहला रिएक्शन फास्ट होगा, और जब हमारे पास ये रिएक्शन होगा तो बेंजीन रिंग इज डीएक्टिवेटेड, तो ये रिएक्शन स्लो डाउन होगा, ये हमने पढ़ा है, ठीक। और ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है प्लस आर वाले, और माइनस आर वाले जो हैं वो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। अब बात ये आ गई कि सर यहां तो एक ही प्रोडक्ट बना मेटा, ओके डन है, हम खुश हैं, पर यहां पे दो बने हैं ऑर्थो या पैरा, तो सर इसमें से मेजर कौन है और कैप्टन कौन है, ठीक। तो मेजर बेटे यहां पर पैरा रह गया। अब मेजर कैसे बताएंगे, ठीक, मेजर कैसे बताएंगे इसमें, जब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग दो जगह, तो मेजर कैसे बताएंगे, इसलिए लेट मी टेक वन मोर एग्जांपल विद यू पीपल, ठीक। मान लो मेरे पास फिनोल है, इट इज वन ऑफ अ वेरी गुड एग्जांपल, और मैं इसकी सल्फोनेशन करना चाहता हूं H2SO4 एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड में, बेटा इसको फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। और कई लोग बेटे इसको ऐसे भी लिख देते हैं H2S2O7, जिसको ओलियम भी बोलते हैं, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं बेटा, ठीक। ये सल्फोनेशन में काम आता है। नाउ इसमें हमें पता चल गया कि दो प्रोडक्ट बनने हैं। क्यों दो प्रोडक्ट बनने हैं बेटा, क्योंकि हमें पता है कि ये वाला ग्रुप प्लस आर वाला है। अगर ये प्लस आर वाला है तो ये ऑटोमेटिक है कि हमारे पास या तो ये सल्फोनिक एसिड यहां पे लगेगा बेटा SO3H, पैरा पे लग जाए, या तो पैरा पे लग जाए, ठीक है। देखो बेटा, ओहो ये भी और तो लगा दिया, या पैरा पे लग जाए। अब जनरली अगर मैं पीछे चलता हूं तो मैंने बताया कि मेजर प्रोडक्ट यहां पे पैरा होता है, मेजर प्रोडक्ट पैरा होता है। लेकिन बेटे अगर कभी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन सके तो ऑब्वियसली ऑर्थो वाला ज्यादा स्टेबल होगा। यहां क्या बन गया, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जब कभी भी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाए तो बेटा उस केस में ऑर्थो मेजर हो सकता है, पर उसमें एक और कंडीशन ये है कि टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट से कम होना चाहिए। यानी ये 298 केल्विन पे तो चलो ठीक है जी, जब हम 298 केल्विन पे देखेंगे तो प्रोडक्ट ऑर्थो मेजर रहेगा टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन अगर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर पे रहेगा तो बेटे हमारे पास पैरा विल बी मेजर। यानी इसको अपन दो छोटी छोटी बातों में है। हमने कहा कि देखो जी जो प्लस आर वाले होते हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, उनसे पैरा मेजर होता है। बट अगर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन सके और टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट से अबव हो या इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड ना बन सके तो पैरा मेजर रहता है। और जब माइनस आर गिविंग ग्रुप है वो तो सर्टेन ही है, वो देगा ही मेटा। बोलो बेटा ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? बेटे देखो क्लोरीन का माइनस आई डेफिनेट है, वो रिंग को डीएक्टिवेट जरूर, आदित्य ने लिखा है बेटा यहाँ पर कि सर जो क्लोरीन है उसका माइनस आई डोमिनेंट है। बेटे बिल्कुल है, माइनस आई डोमिनेंट है बेटा, वो रिंग को डीएक्टिवेट करता है, यानी रिएक्शन की स्पीड को तो कम करता है, उसमें कोई शक नहीं है। पर बेटे होता ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, क्योंकि आफ्टर ऑल by resonance it will put negative charge on ortho and para will be high density centers as compared to meta.
यानी ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। आदित्य क्लियर मेरे बच्चे? आप ये समझ लें कि हेलोजन होते हैं ना, हेलोजन्स आर वेटिंग ग्रुप्स। ये इंटरेस्टिंग बात है, ठीक। बट ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ठीक। देखो एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग इसलिए कि आई इज डोमिनेंट ओवर आर, इसका माइनस आई इज डोमिनेंट ओवर आर। लेकिन जो अगला ग्रुप लगेगा डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ओनली बेस्ड ऑन आर, ओनली बेस्ड ऑन आर। देखो बेटा, रिएक्शन स्लो डाउन होगा या फास्ट होगा वो तो हम आई और आर दोनों लगा के देखते हैं, ठीक। लेकिन डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस सिर्फ आर के हिसाब से देखते हैं। क्लियर? इसलिए हेलोजेंस में भले ही माइनस आई डोमिनेंट है, ठीक, इसलिए वो डीएक्टिवेटिंग स्पीड को तो कम कर रहे हैं, पर बेटे हो क्या रहा है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, क्योंकि और डायरेक्शन जो है आने वाले ग्रुप की जो डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस है वो सिर्फ आर के ऊपर बेस्ड होती है। आदित्य ने पहले यस लिख दिया है, तो उम्मीद है आप बाकी सबको भी समझ में आया होगा। तो बेटा ऐसा ना हो कि उंगलियां पहले टूट के गिर जाएं, उससे पहले यस लिख दो फटाफट से। शाबाश। ओके, अब इस पे पिछली बार भी एक क्वेश्चन करने की कोशिश की हमने। हमें एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया कि कहा कि बेंजीन रिंग जो है वो मेरे पास है, इस पे मैंने ए लगाया, यहां पे बी बन गया, ठीक, यहां पे एक्स बन गया, बी नहीं एक्स लिख देते भाई, ठीक, एक्स बन गया। और जब इस पे आपने बी लगाया तो प्रोडक्ट ये सामने आया, ठीक है, प्रोडक्ट ये सामने आया, गलत जगह पे गलत, ठीक। और बोला ए एंड बी आर रिस्पेक्टिवली ठीक है जी। ये ए और बी रिस्पेक्टिवली क्या है, उसका ए ऑप्शन दे दिया क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है जी। और फिर दे दिया दूसरा HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है जी। बी दे दिया क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 और HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है जी। सी ऑप्शन दे दिया HNO3 with H2SO4 and chlorine in the presence of AlCl3, ठीक। और डी ऑप्शन दे दिया बेटे हमारे को, बोला क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एंड फिर HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। मैं जानता हूं मेरे बच्चों को ये आता है क्योंकि इंटेलिजेंट ही बहुत है मेरे बच्चे, तो ऑब्वियसली ये आता तो होगा, लेकिन मुझे एज ए टीचर अपना फर्ज पूरा करना है, इसलिए मैं जरूर बताऊंगा कि ये कैसे होना है, इसका क्या रीजन है, ठीक। देखो बेटे, इसमें अगर हम रिएक्शन देखें तो ऐसे होगा, देखो जब पहले इस रिएक्शन को देखें, अगर बेंजीन पे बेटे मैंने क्लोरीन लगा दिया और इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट लगा दिया ना बेटा, तो लाइट रिंग में क्लोरीन को ऐड कर देती है और हमारे पास इस तरह का प्रोडक्ट बनता है जिसको आप बोलते हैं BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, जो कि एक झूठा मूठा नाम है, अब बेंजीन तो बचा ही नहीं, तो ये हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सीन हो जाता है, तो ये तो बात ही खत्म हो गई ना, इससे आगे ये बनना ही नहीं, तो आगे करने की लोड़ ही नहीं। अब हम इसको देखते हैं, इसमें जब आपने बेंजीन रिंग पे बेटे जी पहले समय में ये लगाया है AlCl3, तो बेटा यहां पे बना क्लोरोबेंजीन, ठीक है जी, क्लोरोबेंजीन। और बेटे जो HNO3 है ना, ये अगर कॉन्सेंट्रेटेड है, इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट बनाएगा। ये क्या बनाएगा? ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट। तो भैया ऑक्सीडेशन अगर इसकी हो गई तो बेंजीन रिंग की ऑक्सीडेशन के बड़े सारे प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक, तो ये वो बनाएगा, इसलिए ये भी पॉसिबल नहीं।
अगर मैंने ये लगा दिया, जैसे बेंजीन रिंग के ऊपर पहले नाइट्रेशन कर दी HNO3 और H2SO4, बेटे नाइट्रेशन के लिए हमें नाइट्रिक एसिड के साथ कोई और एसिड की जरूरत होती तब नाइट्रेशन होता है। ठीक है बच्चे, तो ऐसे केस में पहले नाइट्रोबेंजीन बन गया। ठीक है, नाइट्रोबेंजीन बन गया। अब नाइट्रोबेंजीन जो है वो क्लोरीन को रिएक्ट करवाएगा और कहां पे लेके आएगा बेटे, मेटा पे। तो हमारे पास प्रोडक्ट ये बन गया NO2 और यहां पे Cl। ठीक है जी। अब ये प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट सेम है? नहीं सर, Cl ऊपर NO2 नीचे। अरे एक ही बात है यार। यानी इस क्वेश्चन का आंसर डेफिनेटली ये था हमारे पास। तो सर ये क्या देता, अगर मैं इस पे लगा देता बच्चे, तो मेरे पास क्या होता कि पहले मैं क्लोरीनेशन करता इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो क्लोरोबेंजीन बन जाता। क्या बनता, क्लोरोबेंजीन। अब मैं इसकी नाइट्रेशन करता इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होने की वजह से क्लोरीन या तो ऑर्थो पे नाइट्रो को लगाती और या फिर पैरा को नाइट्रो पे लगाती, तो हमारा प्रोडक्ट ये नहीं बनता जो हमें चाहिए। तो अगर दो ग्रुप्स हैं, उनको एक दूसरे के मेटा पे लेके जाना है, तो पहले मेटा डायरेक्टिंग फिर ऑर्थो डायरेक्टिंग लगाना है, फिर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग लगाना है। बोलो बेटे, ये बात समझ में आई कि नहीं? इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो सी क्यों है, बात समझ में आई कि नहीं आई? शाबाश शाबाश, सारे लिखा करो भाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की डिस्कशन करेंगे अब अपन। नेक्स्ट देखो बेटा, हुआ क्या कि यहां तक हमने पिछली बार भी पढ़ा था, फिर चला गया सब कुछ। चलो एनी हाउ, हुआ क्या कि हमारे पास एक क्वेश्चन आया IIT में। ठीक, एडवांस में क्वेश्चन देखने में बड़ा भयंकर सा लगा, लेकिन एक्चुअली वाज नॉट अ भयंकर क्वेश्चन एट ऑल। ये भयंकर होता ही नहीं है। ये था, और इसके साथ दिया था ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन, और पूछा यहां क्या बनेगा। ठीक है जी। अब इस क्वेश्चन का प्रोडक्ट हमारे से पूछा गया था। अब हम कैसे इस क्वेश्चन के प्रोडक्ट तक पहुंचे? देखो बेटा, ध्यान इधर सारा का सारा, क्योंकि आज का कराया हुआ बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आगे दोबारा यूज होगा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बेटे, हमें पता है कि NH2 जो है, इसके ऊपर लोन पेयर तो एक कैसा है, प्लस आर वाला है। यहां मल्टीपल बॉन्ड तो यहां क्या है, माइनस आर है। तो यहां प्लस आर, यहां माइनस आर, तो ये वाला रिंग जो है वो एक्टिवेटेड है, और ये वाला रिंग जो है वो डीएक्टिवेटेड है। क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि हमारे पास हमेशा क्या हुआ करता है, माइनस आर वाला डीएक्टिवेट कर देता, प्लस आर वाला एक्टिवेट कर देता। ये तो हम जानते ही हैं। अब रिंग, किस रिंग पे अटैक होना है? ऑब्वियसली जो रिंग एक्टिवेटेड है, तो अटैक तो इसी रिंग पे होना है, इस रिंग पे अटैक नहीं होना है। और इसके ऊपर प्लस आर वाला है, विच इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ठीक है जी। और इस वजह से बेटा, ये जो अगला ब्रोमीन है, या तो ऑर्थो पे आएगा या पैरा पे आएगा, ऑर्थो ब्लॉक्ड है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होना चाहिए था बेटा, वो ऐसा होना चाहिए था कि यहां पर हमारे पास यहां ब्रोमीन आनी चाहिए थी। बोलो बेटे, बात समझ में आई कि पिछली भी चले गई मेरे बच्चों? बात क्लियर हो गई? ओके। तो अगर आपको बात क्लियर हो गई है, तो मैं उम्मीद करता हूं आने वाले सारे क्वेश्चन आप मेरे को झटापट पटापट जवाब दे डालोगे। जैसे अगर मैं तुमसे ये पूछता,
और इसका प्रोडक्ट पूछता तो क्या प्रोडक्ट देते आप? मैं यहां पे रिंग बनाता हूं, इसको ए लिख देता हूं, इसको बी लिख देता हूं आपके आसानी के लिए। क्या मेरे को बता सके? पहले तो आपने बताना है कि अटैक ए पे होगा कि बी पे होगा, ये पहली बात। और फिर कहां पे होगा, ऑर्थो पैरा या मेटा? चलो शाबाश, जल्दी लिखो। ओके, आकाश जी ने एक बात तो लिखी है, वो सही है। हरमन ने भी एक बात सही लिखी है, और रोहित ने एक अगली बात लिखी, पर वो अगली बात सही है। देखो बेटा, पहले तो रिंग देखो। देखो बेटे, सबसे पहली बात हमारे पास क्या थी कि यहां पर ये जो है, ये डबल बॉन्डेड है तो इसका माइनस आर है, और ये जो है ये प्लस आर वाला है। तो ऑब्वियसली ये रिंग एक्टिवेटेड है और ये रिंग डीएक्टिवेटेड है। ठीक है भाई। अब ऑब्वियस सी बात ये हो गई कि अगर ये एक्टिवेटेड रिंग है तो अटैक यही होना है, और प्लस आर वाला और दो पैरा तो या तो यहां अटैक होगा और यहां अटैक होगा। तो इसके दो प्रोडक्ट बनने निश्चित है, और वो दो प्रोडक्ट क्या है बच्चों, ध्यान दो इधर। एक प्रोडक्ट तो हमारे पास ये बन सकता था कि सी डबल बॉन्ड ओ ओ, और हमारे पास या तो ये यहां आता फिर और दो पे, और या फिर ये यहां चला जाता। दैट इज ऑन पैरा पोजीशंस। तो ऐसे करके ये दो प्रोडक्ट हमारे पास मेरे बच्चों मिल जाते। ठीक, तो उम्मीद है ये बात समझ में आ गई है मेरे बच्चों को। ठीक, क्लियर हो गया है? ठीक, तो चलो फिर अगला करके देखते हैं। ऐसे बड़े सारे क्वेश्चन है मेरे पास। ठीक, एक और क्वेश्चन करके देखेंगे ताकि आप बिल्कुल इसमें क्लियर हो जाएं कि कौन सा अटैक कहां पे होता है। चलो, अब इसका प्रोडक्ट बताना है। ये रिंग नंबर ए है, ये रिंग नंबर बी है। तो पहले तो अटैक कहां पे होना है और फिर प्रोडक्ट क्या बनना है, ऑर्थो पे या मेटा पे या पैरा पे? चलो शाबाश। जल्दी जल्दी बताओ बेटे। बी ऑर्थो, बिल्कुल सही आकाश। हमें ये पता चल गया कि ये माइनस आर, ये रिंग डीएक्टिवेटेड है। और मजे की बात क्या है कि क्लोरीन का माइनस आई, ये रिंग भी डीएक्टिवेटेड है, ये रिंग भी डीएक्टिवेटेड, दोनों ही डीएक्टिवेटेड है। बट इसका माइनस आर था और इसका माइनस आई था, तो ये मोर डीएक्टिवेटेड है और ये लेस डीएक्टिवेटेड है। तो अटैक बी पे ही होना है, ये श्योर है। ठीक है जी। और इस ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, हमें ये तो पता ही है कि दिस इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ठीक, तो अगला ग्रुप ऑर्थो पैरा पे जाना था। तो ऑर्थो तो हमारे पास ये है, यहां अटैक हो सकता है या यहां, एक ही बात है। पैरा ब्लॉक्ड है तो एक ही प्रोडक्ट बन सकता है हमारे पास। वी कैन हैव ओनली वन प्रोडक्ट एंड दैट प्रोडक्ट, द आंसर शुड बी लाइक दिस, CN, यहां पे बेंजीन रिंग। ठीक है जी, और यहां पे क्लोरीन, एक क्लोरीन यहां पर। ये प्रोडक्ट हमारे पास इसमें तैयार होना था। ठीक है बच्चे, तो उम्मीद है ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस और नो? सर इसमें डीएक्टिवेटेड वाला एक बार दोबारा बता दो प्लीज, कॉन्सेप्ट मोर और लेस वाला। बिल्कुल बिल्कुल बेटे, बात ये है पुत्र कि हमारे पास हेलोजन का माइनस आई इज डोमिनेंट। ठीक, yes, तो माइनस आई की वजह से बेंजीन रिंग को इसने भी डीएक्टिवेट किया, इसने डीएक्टिवेट तो उन्होंने ही किया, लेकिन साइनाइड का माइनस ही आई है और माइनस ही आर है, तो ये ज्यादा डीएक्टिवेटेड है। सो दिस रिंग इज मोर डीएक्टिवेटेड और ये थोड़ा सा कम डीएक्टिवेटेड है। तो अगर अटैक होना है तो यही होना है, इसलिए प्रोडक्ट यही बनना है बेटे। बोलो क्लियर, अभी समझ में आया बेटा यस सब? यस सर यस। ओके ओके, वेरी वेल डन। अब ये तो चलो
ठीक, थोड़ा सा आइडिया हो गया। अब चलते हैं डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की तरफ। अरे बहुत कुछ है मेरे पास बताने। ठीक, डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, ठीक, डिस्कस करेंगे डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। जब बेंजीन में दो सब्स्टिट्यूशन ऑलरेडी हो, अब हम तीसरे के करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, तो बेटा लोग इसमें बड़ी सारी वैरायटी हमारे पास है, तो थोड़ा सा इधर ध्यान, जो पूछूं उसका जवाब पूरा। देखो बेटा, हमने क्या किया, हमने यहां पे दो ग्रुप ले लिए। मान लो एक लिया एक्स, और एक्स एक ऐसा ग्रुप है जिसका प्लस आर इफेक्ट है। ठीक है जी, आई जो मर्जी हो, क्योंकि हम अभी डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस देख रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। और दूसरा लिया वाई, वाई एक ऐसा ग्रुप है जिसका माइनस आर है। वाई एक ऐसा ग्रुप है जिसका माइनस आर है। ये दो ग्रुप हमने लिए हैं, और ये दो ग्रुप बेंजीन में कहां कहां लगे, कैसे कैसे लगे हैं, थोड़ा सा ध्यान देते हैं। देखो बेटे, ये बेंजीन रिंग है। मैंने क्या किया, एक्स को तो लगा दिया बेटा यहां, और वाई को लगा दिया बेटा यहां। दो अलग अलग कलर मेरे यूज करने का एक रीजन है। ठीक है, अब देखना, अब क्या है कि मेरे को यह पूछा गया कि इस पे Z पॉजिटिव यानी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, तो बेटे वो कहां पे करेगा। एक तो यहां पे ऐसे क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कितने प्रोडक्ट बनेंगे, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, और दूसरी बात ये पूछी जा सकती है कि कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा। ठीक, अब ये कैसे करेंगे। देखो बेटा, पहली बात, ये जो है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो इसके हिसाब से यहां पे आना चाहिए ग्रुप, और या फिर यहां पे आना चाहिए ग्रुप। पैरा ब्लॉक्ड है, तो पैरा की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, इसका मेटा ये इसके यहां आना चाहिए या यहां आना चाहिए। अब ये दोनों ग्रुप आने वाले ग्रुप को एक ही जगह पे लेके जा रहे हैं। जब दोनों ग्रुप आने वाले ग्रुप को एक ही जगह पे लेके जाते हैं, इस बात को हम बोलते हैं रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट, तो यहां बेटे जी रीइंफोर्समेंट हो जाएगी, और जब रीइंफोर्समेंट हो जाएगी तो एक ही प्रोडक्ट बनने वाला है बेटा जी। यहां पे x था, यहां पे y था, यहां लगा दो यहां लगा दो, एक ही बात है, उसका आईयूपैक नेम तो सेम ही रहना है। एक तो यहां पे वन प्रोडक्ट बना, एक ही प्रोडक्ट बना, दूसरा बना ही नहीं। और दूसरी बात हमने यहां पे सीखी कि इसमें क्या हो गई, रीइंफोर्समेंट हो गई। उम्मीद है ये बात समझ में आपको आ गई। ठीक, अब जरा अगले की तरफ चलते हैं। अब मान लेते हैं जी हमारे पास बेंजीन रिंग वैसे ही दिया गया है, और अब की बार यहां पर, ठीक, फिर से यहां पर x है, ठीक, और यहां पर y है, एक दूसरे की मेटा पे है। ठीक है बच्चे, और अब इसमें पूछा कि अगर Z पॉजिटिव आएगा तो कहां अटैक करेगा और कितने प्रोडक्ट बनाओगे। देखो बेटे, x कैसा था, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो इस x के हिसाब से या तो एक चीज यहां आएगी या एक चीज यहां आएगी, और यहां या तो यहां पैरा पे आएगी। तो देयर आर 3 पोजीशन जहां पे ये आ सकता था। ठीक है, अब ऑन द अदर हैंड अगर हम y की बात करें, y मेटा डायरेक्टिंग है ना, माइनस आर वाला, तो इसका मेटा या तो ये है जो कि ब्लॉक्ड है, या फिर ये है। अब इसमें y एक अलग जगह लेके जा रहा है और x एक अलग जगह लेके जा रहा है। जब दो ग्रुप आने वाले ग्रुप को दो अलग अलग जगह पे लेके जाएं, इसको बोलते हैं एंटागोनिज्म। क्या बोलते हैं, एंटागोनिज्म। तो यहां एंटागोनिज्म हो गया। ठीक, एंटागोनिज्म के दौरान
हमें ध्यान में रखना है कि एक्टिवेटिंग विन्स ओवर डीएक्टिवेटिंग, एक्टिवेटिंग विन्स ओवर डीएक्टिवेटिंग। जो एक्टिवेटिंग है वो डीएक्टिवेटिंग से ऊपर रहता है, वो जीत जाता है। तो यानी इसके हिसाब से नहीं सोचेंगे, सोचेंगे इसके हिसाब से। अब सोचेंगे इसके हिसाब से, एक बात और समझ लेते हैं, वो ये कि मेरे बच्चों, होता ये है कि दो ग्रुप्स के बिल्कुल बीच में कोई चीज नहीं लग सकती। दैट इज ड्यू टू स्टीरिक फैक्टर, स्टीरिक हिंड्रेंस, बड़े ग्रुप की हिंड्रेंस। ठीक, ये जो दो ग्रुप हैं ये अपने बीच में ग्रुप को नहीं आने देते। तो ये श्योर है कि बीच वाला कट गया तो दो हरे एरो रह गए हमारे पास। ठीक, और वो दो हरे एरो के हिसाब से द प्रोडक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड शुड बी, या तो हमारे पास ये x है और ये y था ही, या तो z यहां लग जाएगा और या तो z इस x के पैरा पे लग जाएगा, क्योंकि ये और दो पैरा डायरेक्टिंग है तो ऐसे लग जाएगा। तो कितने प्रोडक्ट बने बेटा? ऑब्वियसली देयर आर टू प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड। यहां पे दो प्रोडक्ट्स बने हैं। ठीक, और हमारे को ये पता चल गया या तो z x के ऑर्थो पे आएगा या y के ऑर्थो पे आएगा, क्योंकि एक्टिवेटिंग विन्स ओवर डीएक्टिवेटिंग। अब आप मेरे से पूछोगे सर इसमें मेजर कौन होगा? देखो बेटा, मेजर इस बात पे डिपेंड करेगा कि अगर मैं इसको a लिख देता हूं और इसको b लिख देता हूं, अगर इफ x and z can form हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक, तो देन A is major, A is major। ठीक है बच्चे, पहली बात। दूसरी बात, now if Y and Z can form हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक, तो ऐसे केस में B is major, B is major। और अगर नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो बेटा पैरा इज ऑलवेज मेजर, तो ऐसे केस में बी इज मेजर। तो बेटा यहां पे बहुत कुछ सीखने को आया। क्या सीखने को आया? पहली बात ये कि अगर हमारे पास दो ग्रुप्स आने वाले ग्रुप को अलग अलग जगह पे लेके जाएं तो उसको हम एंटागोनिज्म कहते हैं। बात क्या होगी? एंटागोनिज्म कहते हैं। ठीक, और एंटागोनिज्म में एक्टिवेटिंग विन्स ओवर डीएक्टिवेटिंग। हम डीएक्टिवेटिंग के हिसाब से नहीं देखते, हम एक्टिवेटिंग के हिसाब से देखते हैं। फिर दो ग्रुप्स के बिल्कुल बीच वाले कार्बन पे कोई चीज अटैच नहीं होगी ड्यू टू स्टीरिक हिंड्रेंस। और फिर दो प्रोडक्ट बनेंगे और वो दो प्रोडक्ट में इस बात पे डिपेंड करेगा हाइड्रोजन बॉन्ड जहां बन रहा है वो मेजर है। ठीक, अगर वो x के साथ बन गया तो फिर x के पास वाला z मेजर है, y के साथ बन गया तो y के साथ वाला मेजर है। और अगर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है पुत्र तो डेफिनेटली हमारे पास पैरा मेजर रहेगा। बोलो ये सारी बातें पानी की तरह क्लियर हो गई कि नहीं? जल्दी यस, क्विकली। वेरी नाइस, वेरी नाइस, आई एम प्राउड ऑफ यू पीपल। बड़ी जल्दी समझ जाते हैं तुम लोग। ठीक, चल। हाँ जी बेटा जी। सर पैरा तो दोनों ही है बेटे एक्स के रिस्पेक्ट में देखना हमने। किसके? एक्स के पैरा की बात कर रहे हैं बेटा। ओके सर। ठीक, सो अगली बात देखो, अगर यहीं पर हम फिर से एक बात और करते हैं। चलो, अब तुमने मेरे को बताना, मैं तो बता बता के थक गया। ठीक है, क्या है, बूढ़ा हो गया हूं, आज मेरी हालत देख रहे हैं आप। तो मैं चाहता हूं कि आप मेरे को बताएं, ये यहां पर है और ये यहां पर है। ठीक है जी, और मैं आपको इसमें पूछता हूं कितने प्रोडक्ट बनेंगे, और ऐसा कर देता हूं, नंबरिंग कर देता हूं 1
2 3 4 कौन कौन से एटम पे बनेगा? ठीक, चलो फटाफट मेरे बच्चों, शाबाश, जल्दी से गलत करना है क्वेश्चन। वेरी गुड हरमन, शाबाश पुत्र। आकाश, काके अक्ल की दवाई खा थोड़ी सी, ठीक है। देखो आदित्य जी, अभी हम इसके हिसाब से डिस्कस करेंगे सारा कुछ, ठीक। ये जो है ये और दो पैरा, तो इसका और दो ये वाला और दो तो बंद है, और इसका पैरा ये, ठीक है दोस्तों। अब हमारे पास ये y है, y मेटा डायरेक्टिंग, इसका ये और इसका ये भी मेटा है। तो मजे की बात क्या है हमारे पास, कि हमारे पास यहां पे दोबारा से क्या हो गया, री इन्फोर्समेंट। क्या हो गई बच्चा लोग, यहां पे हो गई री इन्फोर्समेंट, री इन्फोर्समेंट। एक बात तो ये हो गई, री इन्फोर्समेंट हो गई। दूसरी बात, हमारे पास जो दो प्रोडक्ट बनने थे वो ऐसे बन सकते थे, एक तो x y यहां पर, या तो z यहां लगता, और या तो z यहां लगता। दोनों प्रोडक्ट पॉसिबल थे भाई हमारे पास, तो दो प्रोडक्ट होंगे, 2 प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल, ठीक है जी। और रही बात मेजर कौन, तो अगर कहीं यहां हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया तो मेजर है, नहीं तो ये मेजर है, ठीक। वो आपने देख लेना, अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया यहां पर, तो इफ x and z forms हाइड्रोजन बॉन्ड, देन अगर मैं इसको A लिख देता हूं, इसको B लिख देता हूं, देन A इज मेजर, और इफ नॉट, इफ नो हाइड्रोजन बॉन्ड, देन B इज मेजर। बोलो बच्चे, बात पानी की तरह क्लियर यहां पर? ओके, अभी आगे चलते, खत्म थोड़ी हो गया हमारा कार्यक्रम, कार्यक्रम बहुत बड़ा है यार, ठीक। चलो अगला, अब अगला बना के दिखाता हूं आपको, ठीक। अब की बार मेरे पास ऐसा हो गया कि यहां पे x लगा है और यहां पे भी x लगा है, अब दोनों ही x है जी, ठीक है। अब इसमें अगर हम देखें तो प्रोडक्ट कितने बनेंगे ये बताने का एक दूसरा बनाते हैं, हमारे को सारे बना लेने हैं अब, ठीक। एक ये बना देते हैं, यहां बेंजीन रिंग, ठीक, यहां पर x और यहां पर x, एक दूसरे के और दो पे, एक तीसरा, ठीक, यहां पर x और यहां पर x, ठीक है जी, क्लियर। एक और, चलो वो बाद में करते, पहले इसको बात कर लेते हैं। अब इसमें अटैक देखने हैं और ये बताना रीइंफोर्समेंट की हमारे पास रीइंफोर्समेंट होने वाली है या क्या होने वाला है। देखो बेटा, इसके हिसाब से और दो ये पैराब्लॉक्ड और दो ये पैराब्लॉक्ड, इसके हिसाब से और दो ये पैराब्लॉक्ड, इसके हिसाब से और दो ये। एक तो चारों पोजीशंस पे यहां पे आ सकता था, पर मजे की बात बताऊं, प्रोडक्ट एक ही बनना है, प्रोडक्ट एक ही बनना है। मजे की बात ये है कि जब हम यहाँ पे z लगाएंगे तो z कहीं पे भी लगाएंगे, ठीक, प्रोडक्ट एक ही बनेगा, यहाँ x और यहाँ पे भी x, यहाँ z, ठीक। पहली बात तो ये है
यहां मेरे बच्चों हुआ क्या, यहां हुई एंटागोनिज्म, हुआ तो एंटागोनिज्म है। अब बात सिर्फ इतनी सी है, चाहे कई मर्जी जेड लगा दो, आयुपेक नेम क्या रहेगा, सेम। तो ओनली वन प्रोडक्ट इज फॉर्म, ओनली वन प्रोडक्ट इज फॉर्म। ठीक है जी, ओनली वन प्रोडक्ट इज फॉर्म। अब आ जाओ यहां पर, ठीक है जी, अगर मैं यहां पे बात कर रहा हूं तो इसका और दो ये और इसका पैरा ये, इसका और दो ये, इसका पैरा ये, अगेन यहां पे भी अलग अलग जगह जा रहा है। तो जब अलग अलग जगह जाता है भाई, तो हम जानते हैं यहां पे क्या होगा, एंटागोनिज्म तो हो ही रहा है। अब अटैक किसका कर रहे हो तुम लोग, जेड का अटैक कर रहे हो। अब जेड कहां लग सकता है, यहां लगा दो, यहां लगा दो, एक ही बात है। यहां लगा दो, यहां लगा दो, एक ही बात है। दो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होनी है, ठीक। एक तो एक्स, एक्स और यहां जेड, ठीक है जी। और यहां फिर एक्स, एक्स, यहां जेड। प्रोडक्ट दो बनने हैं, एंटागोनिज्म है, इनका आयुपेक नेम अलग अलग हो जाएगा ना भाई, तो प्रोडक्ट दो बनने हैं। बोलो क्लियर। अब चलो यहां पे इसका और दो ये और दो ये, इसका पैरा ये, इसका और दो ये, इसका और दो ये और इसका पैरा ये, ठीक है जी। अब यहां वाला तो आपको पता पॉसिबल है नहीं, दो ग्रुप के बीच में तो लगना है नहीं, तो Z पॉजिटिव यहां या यहां कहीं मर्जी लग जाए, आयुपेक नेम इज सेम। सो अगेन द प्रोडक्ट फॉर्म्ड आउट हियर इज ओनली वन। यहां पे X लगा, यहां पे X लगा और यहां पे हमारे पास Z लगा, चाहे यहां लगा दो यहां लगा दो, एक ही प्रोडक्ट, ओनली वन प्रोडक्ट इज फॉर्म, ओनली वन प्रोडक्ट इज फॉर्म। ठीक, फटाफट से वाई 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 वाई, नहीं एन भी लिख सकते हो भाई, है ना, ये बात नहीं है कि सर ने बोला वाई वाई लिख दो तो हम लिख देंगे, अभी एन भी लिख सकते हम ना, वो तो हमारी मर्जी है। समझ में ना आए तो क्या करेंगे अपन। ओके, अगली कहानी। अब जो अगली कहानी है हमारे पास वो ऐसी है। अब मेरे को तुमने बताना है, मैं तो बता बता के थक गया। अब यहां पे नाइट्रो, यहां पे नाइट्रो, सीधे यार नहीं, अभी वाई वाई करना है भाई, ठीक है, अभी हम वही करेंगे। यहां पे वाई और यहां पे वाई, ठीक है जी। अब इस पे जेड कहां लगेगा, यहां पे वाई और यहां पे वाई, इसमें जेड कहां लगेगा, यहां वाई और यहां पे भी वाई, इसमें जेड कहां लगेगा, ठीक है जी, क्लियर। आप बताओ इसके कितने कितने प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक, फटाफट से बताओ, चलो शाबाश। इसके कितने प्रोडक्ट बनेंगे, इसके कितने, इसके कितने, क्विकली। बहल साहब कितने प्रोडक्ट, मिस्टर तानिष्क, विकास, कभी कभी जिंदगी में आंसर देना जरूरी होता है। रोहित, बहल साहब आंसर नहीं आया आपका, पहले वाले के कितने प्रोडक्ट बने वही बता दो। तो बेटे मजे की बात बताऊं, इन सब का आंसर है 0। बेटे जब दो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लग जाते हैं ना, तो तीसरा कहां से लगा दोगे, रिंग इज हाईली डीएक्टिवेटेड,
तो यहाँ तीसरा इलेक्ट्रोफाइल अटैक ही नहीं करता बेटा जी। समझ में आई बात? हो गई ना गुगली? ठीक। तो ऐसे केस में, इन तीनों केस में अगर विड्रॉइंग लगे होते हैं तो ऐसे में रिंग इज हाईली डीएक्टिवेटेड, रिंग इज हाईली डीएक्टिवेटेड, इसलिए यहां पे अटैक नहीं होते। ठीक। तो फर्दर आगे इलेक्ट्रोफाइल अटैक नहीं करता। हां, अगर कभी नाइट्रो एज, यहां सिर्फ नाइट्रेशन हो सकती है, सिर्फ क्या हो सकती है? नाइट्रेशन हो सकती है, नथिंग एल्स, ओनली नाइट्रेशन। क्योंकि NO2 1 पॉजिटिव इज वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। ये भिखारी की भी रोटी छीनने वाला है, ये तो भिखारी है ही है ना, ये उससे भी ज्यादा बड़ा चोर, ये भिखारी की भी रोटी छीन लेगा। तो सिर्फ एक यही है जो यहां पे अटैक कर पाएगा। ठीक, सिर्फ यही प्रोडक्ट दे पाएगा, बाकी नहीं दे पाएगा। और वो क्या क्या देंगे अब आप देख सकते हो। ठीक, कि मेटा पे नाइट्रो लगेगा कि नहीं लगेगा, बस ये भी मेटा डायरेक्टिंग, ये भी मेटा डायरेक्टिंग, इसका एक प्रोडक्ट बन गया, वो भी सिर्फ नाइट्रो वाला, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो बोलो बेटा, क्लियर हो गई ये बात? कहानी समझ में आई? शाबाश। तो चलो, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं और उम्मीद यह करता हूं कि वो क्वेश्चन बहुत अच्छे से आप मेरे को बताएंगे। ठीक, प्लीज। क्वेश्चन ध्यान सुनना। व्हाट इज IUPAC नेम ऑफ C? क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज IUPAC नेम ऑफ C? शाबाश, इससे तुम्हारा नोमेनक्लेचर भी चेक हो जाएगा भाई, तुम्हें आता क्या पता चल जाएगा मेरे को। शाबाश, जल्दी जल्दी। तो जिनका नहीं है मैं बता देता हूं कि पहली बात यह थी कि हमारे पास यहां नाइट्रेशन होनी थी, नाइट्रेशन के बाद क्लोरीनेशन होनी थी, क्लोरीनेशन नाइट्रो के मेटा पे होनी थी, और फिर ये जो क्लोरीन है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है और नाइट्रो मेटा डायरेक्टिंग, तो ये एंटागोनिज्म होना था। और एंटागोनिज्म में हम ये बोलते एक्टिवेटिंग विंस ओवर डीएक्टिवेटिंग, हालांकि दोनों ही डीएक्टिवेटिंग थे, बट क्लोरीन ये बोलो लेस डीएक्टिवेटिंग था। तो बेटे ये हमारे पास यहां या यहां ये दो प्रोडक्ट बनने थे, या तो क्लोरीन के ऑर्थो पे या क्लोरीन के पैरा पे। फिर नोमेनक्लेचर जब हम इसका करते हैं तो हम ये ध्यान देते हैं, ये नहीं कि यहां से नंबर, हमें लोकेंट्स रूल देखना है। हमने नाइट्रो से नंबरिंग शुरू की, उसके लोकेंट्स देखे। हमने क्लोरीन से नंबरिंग शुरू की, उसके लोकेंट्स देखे। हमने ब्रोमीन से नंबरिंग शुरू की इस साइड को, उसके लोकेंट्स देखे। जिसके लोकेंट कम है, ठीक, जिसका लोकेंट्स छोटे हैं, वो हमारे पास आएगा। इसलिए प्रोडक्ट ये वाला जो होगा वो होगा 1 ब्रोमो 2 क्लोरो 4 नाइट्रोबेंजीन। इसका नाम दे सकते हो। इसमें नंबरिंग कहां से शुरू होनी चाहिए? ऑब्वियसली 1 2 3 4। तो यहां आना था 1 ब्रोमो 4 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन। बोलो क्लियर हो गया ना ये? तो ये हो गया बेटे हमारे पास कि ESR में हम कैसे देखते हैं डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस। तो हमारे पास R इफेक्ट जो है वो डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस बताने के काम आता है। उम्मीद है ये पूरी तरह से आपको समझ में भी आ गया होगा। एक और डिस्कशन हम करेंगे, लास्ट एप्लीकेशन ऑफ इसका R इफेक्ट, और यू कैन से रेजोनेंस। देखो बेटा, अगली बात हमारे पास आती है रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटीज।
आर के हिसाब से रिएक्टिविटी कैसे देखते हैं, यहाँ रेजोनेंस के हिसाब से रिएक्टिविटी कैसे देखते हैं। ठीक है, जैसे रिएक्टिविटी में बेटा हम ऐसा बोलते हैं कि अरेंज, क्वेश्चन में आपको देता हूं और मैं कहता हूं अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ SN रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यानी न्यूक्लियोफाइल ने न्यूक्लियोफाइल को चेंज करना है। मेरे पास दो कंपाउंड दे दिए गए हैं बेटा, एक कंपाउंड तो ये है और दूसरा कंपाउंड हमारे पास ये है। देखो बेटे, अगर डबल बॉन्डेड कार्बन के अगले कार्बन पर कोई ग्रुप लगता है उसको अलाइल बोलते हैं, तो ये अलाइल क्लोराइड कहलाएगा कॉमन नेम। ठीक, और अगर डबल बॉन्डेड पे ही कोई ग्रुप लगता है उसको विनाइल बोलते हैं, ये विनाइल क्लोराइड कहलाएगा। ठीक, विनाइल भी नहीं मतलब प्रोपिनाइल हो जाता है, ये विनाइलिक ग्रुप है। डबल बॉन्डेड कार्बन पे विनाइलिक ग्रुप है। ठीक है जी, डबल बॉन्डेड कार्बन पे विनाइलिक ग्रुप है बटे। ठीक, यहां हम विनाइलिक ग्रुप, इसको विनाइल क्लोराइड नहीं बोले क्योंकि ये 3 कार्बन है, 2 कार्बन होते तो सिंपली विनाइल बोल देते, तो ये विनाइलिक क्लोरीन है। यहां पर अलाइलिक क्लोरीन एंड विनाइलिक क्लोरीन, ये 2 तरह का है। ठीक, यहां क्लोरीन के नेचर को बता रहा हूं बेटा, मैं नाम नहीं बता रहा हूं, आयोपिक नेम नहीं, कॉमन नेम नहीं। इसका है, इसका ठीक है अलाइल है, लेकिन डबल बॉन्डेड पे लगा विनाइल होता है। ठीक, अगर मैं इसको हटा देता, मान लो इस पार्ट को हटा देता यहां से, इतने पार्ट नहीं हटेगा। ठीक, अब हटाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं इसको। अभी अब ये विनाइल होता, अब बोलते विनाइल क्लोराइड, अब हम बोलते विनाइल क्लोराइड। डबल बॉन्डेड कार्बन पे ही अगर लगा होता तो इसको अब हम डेफिनेटली बोलते विनाइल क्लोराइड। अब मेरे को इसमें रिएक्टिविटी पूछी है। देखो बेटा, क्या यहां कंजुगेशन है? क्या यहां कॉन्जुगेशन है? देयर इज नो कॉन्जुगेशन ओवर हियर, यानी कोई रिजोनेंस ही नहीं है। क्यों? जब सिंगल बॉन्ड इकट्ठे आ जाए तो क्या कॉन्जुगेशन होती है? ठीक, जैसे यहां पर डेफिनेटली कॉन्जुगेशन है, यहां डेफिनेटली कॉन्जुगेशन होती है। ठीक, और यहां के इलेक्ट्रॉन्स यहां और यहां के इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे, उसकी वजह से इसका अगला स्ट्रक्चर भी बनेगा, वो बन जाएगा लाइक दिस। क्लोरीन पे पॉजिटिव, यहां नेगेटिव। इस रिजोनेंस की वजह से इसका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर बन जाएगा, इस रिजोनेंस की वजह से इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर हम ऐसे शो कर देंगे लाइक दिस। सो क्योंकि यहां डबल बॉन्ड आ गया, पार्शियल डबल बॉन्ड जिसको तोड़ना मुश्किल है, यहां पे क्या आ गया? यहां आ गया पार्शियल डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड। ठीक है बच्चे, जबकि यहां क्या है? सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड तोड़ना आसान है, ठीक, डबल बॉन्ड तोड़ना मुश्किल है, तो इसकी रिएक्टिविटी इससे ज्यादा रहेगी। यानी बेटा डबल बॉन्ड पे लगा हुआ ग्रुप रिप्लेस करना मुश्किल होता है, डबल बॉन्ड पे लगा हुआ ग्रुप रिप्लेस करना मुश्किल होता है। इसीलिए तो बोलते हैं ना कि अराइल हलाइड्स, अराइल हलाइड्स आर लेस रिएक्टिव देन ये क्या होता जा रहा है बाहर? अराइल हलाइड्स आर लेस रिएक्टिव
देन अल्काइल हलाइड्स। अल्काइल हलाइड्स के मुकाबले एराइल हलाइड लेस रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि अगर एराइल हलाइड की बात करूं तो बेंजीन रिंग के यहां पर ये X है और यहां पे RX है, तो बेटा यहां पर डबल बॉन्ड करैक्टर रहेगा ड्यू टू रेजोनेंस, तो इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा, इसकी रिएक्टिविटी कम होगी। तो डबल बॉन्डेड कार्बन पे लगा हुआ ग्रुप जो होता है ना, वो आसानी से रिप्लेस नहीं होता बेटा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? जैसे आपको क्वेश्चन देता हूं, ठीक है, करिएगा प्लीज। क्वेश्चन है मेरे पास, ठीक, हमने बोला प्रोडक्ट इज ए व्हाइट precipitate soluble in NH4OH, ठीक है जी। बी येलो precipitate soluble in NH4OH। सी येलो precipitate insoluble in NH4OH। and D white precipitate insoluble in NH4OH। चलो आंसर दो बेटा इसमें। थोड़ा सा मैं इतना जरूर क्लियर कर देता हूं कि AgCl वाइट होता है और सॉल्युबल होता है, एंड सॉल्युबल इन NH4OH। AgBr येलो होता है एंड सॉल्युबल होता है। AgI येलो होता है बट हाई डिग्री कोवलेंट करैक्टर की वजह से इनसॉल्युबल होता है। तो अब तुमसे मैं आंसर चाहता हूं, अब लिखो आंसर सारे बच्चे। ठीक मेरे बच्चों, बिल्कुल सही। द आंसर नाउ इज सी, क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन डिस्प्लेस नहीं होगा, ये भी डिस्प्लेस नहीं होगा, डिस्प्लेस यही होगा। तो यहां बनेगा AgI, क्या बनेगा हमारे पास, बनेगा यहां पर AgI, और AgI येलो होता है, इनसॉल्युबल होता है, इसलिए आंसर मस्ट बी सी। तो बेटे ऐसे करके रिएक्टिविटीज भी हम इससे बहुत आसानी से क्लियर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको रिएक्टिविटीज भी समझ में आ गई होंगी, पूरी तरह थॉरोली आप ये क्लियर कर गए होंगे। बोलो क्लियर है कि नहीं है? ओके, देखो बेटे आगे चलते हैं। अब बेटे देखो, मैंने आपको ना आर इफेक्ट का एक एक चुंदी पुर्जा बता दिया था। अगर किसी किताब में भी इतना कुछ मिल जाएगा ना, किसी एक बुक में इतना कुछ मिल जाएगा, तो जरूर बताइएगा मेरे को। बोल सर आप पढ़ाते ही कुछ नहीं यार, ठीक, पर आई नो कि ये लगभग 10 किताबें अलग अलग रखोगे तो कहीं कहीं थोड़ा 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 मिलेगा, ठीक, और कहीं फिर भी पूरा नहीं मिलेगा। जो मैंने आपको शुरुआत से लेके रीजोनेंस क्या होती है, कंजुगेशन क्या होती है, कंजुगेशन के कितने टाइप होते हैं, कंजुगेशन के कितने टाइप अकॉर्डिंग टू मूवमेंट होते हैं, फिर रीजोनेंस क्या होती है, रीजोनेंस में बेंट बॉन्ड रीजोनेंस किसको बोलते हैं, सर इफेक्ट क्या है, सिप इफेक्ट क्या है, और दो इफेक्ट क्या है, ठीक, और फिर हमारे पास स्टीरिक, फिर हमने ये भी पढ़ा कि रीजोनेंस के कौन से स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, कौन सा स्ट्रक्चर सही होता है, कौन सा गलत होता है, ठीक। आज रीजोनेंस कंप्लीट हो गई, मीसोमेरिक इफेक्ट कंप्लीट हो गए विद ईच एंड एवरी एप्लीकेशंस व्हिच यू कैन डू, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, ठीक, क्वासी एरोमेटिक, क्या नहीं बताया बेटा, ठीक, एवरीथिंग इज डन नाउ, ठीक। तो आज अब आप असाइनमेंट करने लायक हैं, तो आई विल बी सेंडिंग इट टू यू, ठीक।
ऑन द अदर हैंड देखो बेटा, अगला कॉन्सेप्ट जो था वो हाइपर कॉन्जुगेशन आज नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि क्या है कि हाइपर कॉन्जुगेशन एक बड़ा कॉन्सेप्ट मैं इकट्ठा चलाना चाह रहा हूं, तो मैं एक और इफेक्ट उसकी जगह ले लेता हूं जो मैं पढ़ाता बाद में, लेकिन मैं पहले आपको क्लियर कर देता हूं। टाइम है हमारे पास तो 10 ही मिनट लगने हैं उसमें, तो 10 मिनट है हमारे पास, तो उसमें हम कर लेते हैं। तो हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट की। इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट इफेक्ट होता है इलेक्ट्रोमैरिक, क्योंकि जितने भी रिएक्शन के मैकेनिज्म्स आगे तुम मेरे साथ पढ़ने वाले हो वो बिना इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट के हम समझ ही नहीं सकते। अब इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट क्या होता है थोड़ा सा समझने की कोशिश कर लेते हैं। तो बड़ा इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं टेम्परेरी। सबसे पहली बात, इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट जो है वो टेम्परेरी होता है। टेम्परेरी displacement, temporary displacement of electrons from one carbon क्यों बोलूं, one atom to another on the demand of attacking reagent। ठीक, temporary displacement of electron from one atom to another on the demand of attacking reagent, so that is called as electromagnetic effect। तो electromagnetic effect होता है temporary displacement of electron from one atom to another on the demand of attacking reagent। तो इसको बेटे अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट कहते हैं। जैसे माय डियर बच्चों, मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, कभी कभी कर लिया करता हूं मैं एक्सप्लेन, है ना। तो क्या है कि ये C डबल बॉन्ड C ऐसा कुछ है और इस पे एक Z पॉजिटिव यानी भूखे नंगे ने अटैक कर दिया। ठीक है जी। अब ये भीख मांगता मांगता इस कार्बन के पास आया, अल्लाह के नाम पे इलेक्ट्रॉन दे दे बाबा। ठीक है जी। इस कार्बन को तरस आ गया, इस कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए। बट दुनिया में हर आदमी सेल्फिश है यार। इसने ये अगले पाई इलेक्ट्रॉन लेकर के इसको दे दिए और हमारे पास बन क्या गया, ये कार्बन पॉजिटिव। तो दया धर्म इस कार्बन ने दिखाया, पॉजिटिव चार्ज बेचारे इस कार्बन पे आया। सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस कार्बन टू दिस कार्बन ऑन द डिमांड ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। हो सकता था कि ये जो अटैकिंग रिएजेंट हो, ये मैंने पॉजिटिव बनाया है, ठीक, मैं इसको थोड़ा सा अच्छे वाला H पॉजिटिव लिख देता हूं। सो मैं इसको H पॉजिटिव लिख देता हूं। H पॉजिटिव भूखा नंगा उसने अटैक किया, तो यहां पे जुड़ेगा भी क्या, यहां पे जुड़ेगा H पॉजिटिव। ठीक है जी। तो देखो ध्यान से, ठीक। सो इस H पॉजिटिव की डिमांड पे इलेक्ट्रॉन हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिस कार्बन टू दिस कार्बन ऑन द डिमांड ऑफ दिस अटैकिंग रिएजेंट। पर जैसे ये पॉजिटिव आ जाएगा ना बेटा, तो फिर इसको समझ में आएगी कि भैया मैंने इलेक्ट्रॉन देके गलती की है, तो इससे मांगने शुरू करेगा। तो ये H पॉजिटिव रहेगा। अगर कहीं यहां से घूमता हुआ बेस आ गया तो वो इस H को निकाल लेगा, रिएक्शन वापस हो जाएगा। इसलिए तो बोला टेम्परेरी है। समझ में आई बात? क्योंकि हमारे पास यहां से इलेक्ट्रॉन यहां गए थे, ठीक, और हुआ क्या कि यहां के इलेक्ट्रॉन यहां पे, यहां पॉजिटिव चार्ज आया। कार्बन पॉजिटिव नहीं रहता और उससे अगला हाइड्रोजन उसका दुख भी नहीं देख सकता। ये अगला कंसेप्ट होना था हमारा, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो ये H पॉजिटिव रहता, जैसे OH इसके पास से निकला उसने इसको साथ ले जाना है। तो ये टेम्परेरी है, उल्टा हो सकता है। ऐसे ही बेटे हमारे पास ऐसा भी हो सकता था कि अगर हम ये बोलते कि C डबल बॉन्ड C और इसके ऊपर अटैक किया जी Z नेगेटिव ने। अब Z नेगेटिव का मन बहुत मिचला रहा था, उसने क्या किया, इस कार्बन पे आके उल्टी कर दी। जब इस पे उल्टी हुई, इसका मन खराब हो गया, इसने अगले कार्बन पे उल्टी कर दी। ठीक है जी। और उसकी वजह से
इस Z की वजह से इस कार्बन के कपड़े खराब, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। गंदा एग्जाम्पल है ना, ठीक। तो क्या हुआ, अटैकिंग रीजन का Z नेगेटिव, उसने इलेक्ट्रॉन यहां दिए, यहां के इलेक्ट्रॉन यहां गए। अब मान लो जी इसको कोई गोलियां खिला देता उल्टी की, तो एक साथ ले जाता ना इसको। मतलब कहने का कि कोई इसको साथ ले जाए, तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ के इलेक्ट्रॉन दोबारा यहाँ आए, Z को लगे ठुड्डा और Z बाहर, दोबारा से वापस। सो दिस इज टेम्परेरी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये मीडियम की वजह से, बाहर की वजह से, अटैकिंग रीजन की वजह से पॉजिटिव आए तो अलग। देखो यहां पे अगर आप सबस्ट्रेट को देखते, यानी जिस पे अटैक हो रहा है, सबस्ट्रेट तो दोनों जगह पे सेम है, लेकिन एक जगह पे बेटा पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, एक जगह पे नेगेटिव चार्ज। किस पे डिपेंड कर रहा है कि अटैक कौन कर रहा है? तो ऑब्वियसली इसका मतलब टेम्परेरी होगा, ठीक। अटैकिंग रिएजेंट चेंज कर दो तो इफेक्ट चेंज हो जाएगा। इसलिए टेम्परेरी डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन कार्बन टू अनदर कार्बन ऑन द डिमांड ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। अब अगर इसमें यहां पे प्लस चार्ज आया, फाइनली प्लस चार्ज आया, तो ये प्लस ई इफेक्ट कहलाएगा। माइनस चार्ज आया तो इसको माइनस ई इफेक्ट बोलेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट और इसमें फर्क है मेरे बच्चे, ठीक। ये इंडक्टिव इफेक्ट एक तो ग्रुप का अपना इफेक्ट होता है, ये ग्रुप का अपना इफेक्ट नहीं है बच्चे, ठीक। ये बाहर वाले किसी चीज के अटैकिंग की वजह से, और ये टेम्परेरी है। इंडक्टिव इफेक्ट कैसा होता था? परमानेंट। So this is temporary transfer of electron from one atom to another atom on the demand of these attacking reagents. Clear? और अगर इस पे फाइनली पॉजिटिव चार्ज आया तो हमने इसको प्लस ई बोला, इस पे नेगेटिव चार्ज आया तो माइनस ई बोला, ठीक। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम ऑन द डिमांड ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, एंड दिस सॉर्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट व्हिच इज अ टेम्परेरी डिस्प्लेसमेंट, पोलराइजेशन इफेक्ट, बिकॉज इट इज ड्यू टू आउटर एटमॉस्फेयर, ठीक। तो पोलराइजेबिलिटी इफेक्ट होते हैं ना, ये आउटर एटमॉस्फेयर की वजह से है, तो ये टेम्परेरी है। तो बोलो ये क्लियर हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, कैसा होता है, कितनी तरह का होता है? क्विकली यस और नो बोलेंगे। वेरी गुड बेटे।